नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पृथ्वी के प्रत्यक्ष जानकारी के स्रोतों में भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम भूकंप जो आता है उससे क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, उन्हीं परिणामों को पढ़ रहे हैं। देखो, भूकंप जो आता है उसके जो प्रभाव है वो नकारात्मक भी पड़ते हैं और सकारात्मक भी पड़ते हैं। भूकंप से कई प्रकार की हानियां होती है, लेकिन कुछ हद तक भूकंप से कुछ लाभ भी होते हैं। भूकंप से होने वाले लाभों की बात मैं करूं तो समुद्रिक तटीय प्रदेशों के पास या किसी प्रदेश में जब प्लेटें हैं वो अपने स्तर से ऊपर उठती है तो वहां पे कुछ द्वीप है वो निर्मित हो जाते हैं, या समुद्र तटीय प्रदेशों में कुछ भाग नीचे धंसता है तो वहां पर आपके समुद्र तटीय बंदरगाह की स्पष्ट स्थिति दिखाई देती है। कुछ भागों में तटीय प्रदेशों में भाग उठने से उपजाऊ मैदानों का निर्माण भी हो जाता है। तो ये क्रियाएं हैं जो भूकंप के कारण नव निर्माण जो होता है उससे हमें लाभ पहुंचाती है, लेकिन ज़्यादातर भूकंप से हानियां होती है। जन धन जैसी विनाशकारी जो आपकी समस्याएं उत्पन्न होती है, जो भूकंप आता है वो विभिन्न क्षेत्रों में विनाश उत्पन्न करता है, चाहे वो स्थलीय प्रदेशों में या समुद्री प्रदेशों में आने वाली सुनामी हो। सभी क्षेत्र जो भूकंपीय प्रभाव है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम भूकंप के प्रभावों को देखते हैं। तो ये सामान्य से प्रभाव मैंने लिखे हैं। पहला है भूमि का हिलना। सामान्य सी बात है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लेटें हैं उनमें भ्रंश पड़ेंगे, उनमें हलचल भ्रंश पड़ने से हलचलें होगी, उनका अपसरण या अभिसरण होगा, उसके कारण भूमि का ऊपरी भाग है, सतही भाग है, सामान्यतः क्या होगा, कंपायमान होगा और वो हिलेगा। इससे कई प्रकार के आपके बाहरी भाग, जो धरातल का बाहरी भाग है, इस पे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दूसरी बात कर रहा हूं धरातलीय विसंगति। धरातलीय विसंगति का मतलब है जब भूकंप आते हैं तो कई नवनिर्माण भी होते हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भूकंप से कई जो प्रदेश है उनका रूप ही परिवर्तन हो जाता है। तो धरातलीय विसंगति भूकंपीय क्रियाओं से देखने को मिलती है। वो कैसे? जैसे आपके अटलांटिक जो महासागर है वहां पे उसके पहले आपके अटलांटिक महासागर में क्या था, एक स्थलीय प्रतिरूप था, भ्रंशन हुआ, दरारें आई और इसके अंतर्गत आपके ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ज्वालामुखी उद्गार के बाद हम देखें तो इनमें दोनों में प्राय अपसरण हुआ और अपसरण होने के कारण यहाँ जहाँ पर आपके धरातलीय प्रतिरूप था वहाँ एक महासागरीय स्वरूप देखने को मिला। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे विश्व में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूकंपीय क्रियाओं के कारण जहाँ उनके मूल स्थान है उनका रूप परिवर्तन हो गया। इसी के साथ हम देखें भूस्खलन, पंखस्खलन या हिमस्खलन। ये स्खलन का मतलब होता है आधार समाप्ति के बाद, आधार समाप्ति के कारण जब दाब बढ़ता है या कोई कंपन आता है तो वह पदार्थ, वह क्षेत्र, वह भाग क्या होता है, अचानक नीचे गिर जाता है, वह कहलाता है स्खलन। क्या कहलाता है? स्खलन। अब धरातलीय क्षेत्रों में यह पर्वतीय भागों में यह जो स्खलन है उसको भूस्खलन बोलते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहां मृदा जो है उस मृदा की
मात्रा में जल मिल जाता है या मृदा जो है उसमें जल की मात्रा मिल जाती है, या कुछ मलबे के खंड होते हैं, अपक्ष क्रियाएं जो पढ़ेंगे, अपक्ष क्रिया के कारण कुछ मलबे के खंड होते हैं, उन मलबे के खंडों में जल की मात्रा मिल जाती है, दबाव बढ़ जाता है और निचला अगर आधार समाप्त हो जाता है तो वह भाग नीचे की ओर गिर जाता है, उसको बोलते हैं पंख स्खलन, पंख यानी कीचड़। ऐसे ही हिम क्षेत्रों में बर्फीले भागों में जब चट्टानों का आधार समाप्त हुए और उसके बाद कंपन आता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, हिमस्खलन। क्या बोलते हैं, हिमस्खलन। तो स्खलन का सामान्य अर्थ क्या होता है, आधार समाप्ति के बाद कंपन के द्वारा या दाब बढ़ने से जो स्थलाकृति है उसका नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है, स्खलन कहलाता है। और भूकंपीय क्रियाओं के माध्यम से यह क्रिया स्खलन की क्रिया होती है और ये उन प्रदेशों में क्या होता है, कौन से प्रदेशों में होगी, पहली बात ये पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक होगी। और कहाँ होगी, जो भाग ढाल वाले हैं, जो भाग ढाल वाले हैं, जिन भागों में आधार समाप्त हुआ है उन भागों में यह क्रिया होगी। और यहाँ पर अगर कोई जन समुदाय रहता है तो यह उनको भी प्रभावित करेगी। जैसे हम कई यात्राएं देखते हैं, जैसे आपकी वैष्णो देवी यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, और आपको कई बार सूचना मिलती है कि उस यात्रा में या उस पर्वतीय प्रदेश में लैंडस्लाइड हुआ है, यानी भूस्खलन हुआ है। और भूस्खलन कब होगा, जब दबाव बढ़ जाएगा या कंपन आ जाएगा, और अगर उन क्षेत्रों में कोई समुदाय रहता है तो उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। ऐसे ही पंख स्खलन है, जो आपने उत्तराखंड त्रासदी पढ़ी थी, उत्तराखंड त्रासदी जो आई थी उसमें वर्षा जल के साथ आपके कई जो मलबा खंड है वो मिल चुके थे और वो क्या है, प्रवाहित हो रहे थे। और मलबा खंडों के प्रवाह से बीच में मार्ग में जितने भी जो स्वरूप आए वो उनके साथ साथ प्रवाहित हो गए, और दबाव बढ़ने से कई भाग है वो आंतरिक कंपन के कारण क्या हुए, टूटते चले गए। और एक भयंकर त्रासदी जो है हमें दिखाई दी, कौन सी वाली, उत्तराखंड त्रासदी। काफी लोग उसमें मृत्यु के घाट उतर गए थे, बहुत सारे क्षेत्र है वो तहस नहस हो गए थे, और कह सकते हैं जन और धन दोनों की अपार हानि उस क्षेत्र में हुई थी। इसको मलबा अवदाब भी बोलते हैं, मलबा अवदाब भी इसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करें मृदा द्रवण, सॉइल लिक्विडेशन, यानी मृदा का द्रवीकरण। तो मृदा का द्रवीकरण कब होगा, जब मृदा में जल की मात्रा मिल जाएगी। और जल की मात्रा अगर किसी मृदा क्षेत्र में मिल जाती है तो होता क्या है, उसके कारण दाब बढ़ जाता है। और दाब बढ़ने से क्या होगा, दाब बढ़ने से निचली चट्टानों पे दबाव क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और दबाव ज्यादा होने से और फिर बाहरी हस्तक्षेप से दबाव हटने से निचली चट्टानों में प्राय असंतुलन होगा, और यही असंतुलन कंपन का कारण बनेगा। और ये कंपन जो है उस प्रदेश में जो स्थलाकृति है उसमें परिवर्तन लाएगा, उस स्थलाकृति को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यही भूकंप का कारण बनती है, मृदा द्रवण। इसके अलावा धरातल का एक तरफ झुकना। धरातल एक तरफ कब झुकेगा, या तो कोई कंपन हुआ है या कोई आंतरिक जो चट्टान है वो नीचे धंस गई है, कोई आंतरिक चट्टान नीचे धंस गई है, उसके कारण धरातल क्या होगा, एक तरफ झुक जाता है। इसके कारण कई प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है। और धरातल का वजन जो ऊपर उठना है उसके कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। ये वलन, ये जो आपके धंसने की प्रक्रिया, इसको हम आगे वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। धरातल का एक तरफ झुकना, अब धरातल एक तरफ झुकेगा, ये धरातल है
वो एक तरफ झुकेगा। वो कब झुकेगा? जब निचली चट्टान है वो नीचे धंस गई है, और नीचे धंस गई है तो क्या होगा? यहाँ पे कंपन उत्पन्न होगा। और यहाँ पे जो अगर मान लो कोई समुदाय रहता है, कोई यहाँ पे बसाव है, तो उसको क्या होगी? एक बड़ी चुनौती बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हिमस्खलन में पढ़ा है। धरातलीय विस्थापन की बात करें, धरातलीय विस्थापन क्या है? देखो धरातलीय विस्थापन सामान्य सी बात है, अभी पढ़ा था हमने। जब दो प्लेटें हैं, उन प्लेटों में परस्पर क्या हो गया? विखंडन हो गया, उसमें दरार या चटकनें आ गई, और दरार या चटकनों के बाद विपरीत बलों के कारण वह प्लेटें एक दूसरे के विपरीत भागों में जा रही है, एक दूसरे के विपरीत भागों में जा रही है। तो ये जो एक दूसरे के विपरीत भागों में जाने की प्रक्रिया है उसको हम अपसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसरण कहते हैं। और जब दो प्लेटें, ये मान लो ये भाग ये जुड़ा हुआ है और ये इसको हम इधर खींच रहे इधर खींच रहे, तो ऊपर कोई भाग है, अगर ये खंडित होकर के विपरीत दिशा में गमन करेगा तो दोनों प्रदेशों में रहने वाले तटवर्ती प्रदेश या जो ये भाग है जहां से विखंडन हुआ है वो लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो विस्थापनीय क्रिया भी भूकंप का एक भयानक विनाशकारी प्रतिरूप माना जाता है। बांध या तटबंध का टूटना, तो बांध जो है और तटबंध है, ये पहले बताया था कि बांध जनित भूकंप, बांध जनित भूकंप। तो बांध जनित भूकंप या तटबंध का मतलब है बांध की दीवारें, या नदी बह रही है तो नदी की दीवारें, जिसको हम तटबंध सीमा कहते हैं। जब पानी की उपस्थिति ज्यादा हो गई, पानी ज्यादा मात्रा में आने लग गया, तो ये दीवारें सहन नहीं कर पाएगी और पानी है इनको तोड़ करके बाहर की ओर बहुत ही तेज गति से जाएगा, और यही जो कंपन है ये उस क्षेत्र में क्या लाएगा? बाढ़ को लाएगा और विनाशकारी हलचलें उत्पन्न कर देगा। तो ये बांध जो आ रहा है, बांध और तटबंध की सीमाएं टूट रही है, ये भी एक बड़े कंपन का स्रोत या कारण बनता है। आग लगना, आग कैसे लगेगी? जब भूकंपीय क्रियाएं हो रही है, जब भूकंपीय क्रियाएं हो रही है तो उनके कारण जो धरातलीय हलचलें हैं और वनीय क्षेत्रों में जब पेड़ घर्षण करते हैं या कोई लैंडस्लाइड हो रहा है और जो पर्वत है आपस में घर्षण कर रहे हैं, तो उसके कारण उनमें आग उत्पन्न होती है, और आग उत्पन्न होने से आसपास में जो वनस्पति है उसमें भयानक भीषण आग लग जाती है। और यह अगर वहां कोई भी वनस्पति है या वहां कोई जीव जंतु है या वहां कोई मनुष्य समुदाय रहता है तो उनके लिए बहुत ही खतरे की बात है। इमारतों का टूटना और ढांचों का ध्वस्त होना, सबसे मेन बात है कि भूकंप लगातार, जो हमारे भारत की बात करेंगे, पढ़ेंगे अलग से आपदा के स्रोत, और आपदा के स्रोत में पढ़ेंगे कि भारत में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ये सर्वाधिक भूकंप वाले स्रोत है, सर्वाधिक भूकंप वाले स्रोत हैं। और इन प्रदेशों के अंदर अगर देखें तो, और विश्व के जैसे जापान है और अमेरिका का जो प्रशांत महासागरीय तट है, जहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं वहां पे इस प्रकार की भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो जन और धन दोनों की हानि को बचाए। तो यहाँ भूकंप आएगा तो स्वाभाविक सी बात है इमारतें टूटेगी, और अचानक जिस भाग में भूकंप नहीं आना चाहिए वहां भूकंप आ जाता है तो वहां अपार जन और धन की हानि होती है। वस्तु का गिरना, सीधी सी बात है कि भूकंप आएगा वस्तु गिरेगी। सुनामी, सुनामी क्या होता है? जब भूकंप का केंद्र है वो स्थलीय भाग में नहीं होकर के और समुद्री भाग में होता है, तो समुद्र से एक भयानक आंधी चलती है, भयानक चक्रवाती प्रतिरूप होता है, वो चलता है और धरातलीय स्वरूप की ओर आता है और धरातल पे भयानक विकास करता है, विनाश करता है। कहां पर? समुद्री तटीय भागों में। और यह सुनामी है, हजारों लाखों लोगों का एक साथ विनाश कर देती है। 2004 की सुनामी में भारत में अपार जन और धन दोनों की हानि हुई थी। तो ये भूकंप के प्रभाव है।
भूकंप जो है इसके प्रभाव में देखें तो 5 रिक्टर पैमाने तक का भूकंप है, सामान्यतः ज्यादा विनाशकारी नहीं होता है, और 5 से ऊपर वाला भूकंप है वो सर्वाधिक विनाशकारी माना गया है। वैसे देखें तो पूरे विश्व में 8 से ज्यादा वाला भूकंप है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी माना गया है। 8 पॉइंट से ज्यादा रिएक्टर पैमाने का भूकंप है सबसे ज्यादा विनाशकारी है। और बताया भी गया कि ऐसे जो भूकंप है वो एक वर्ष में 2 या 3 बार, ज्यादातर 2 या 3 बार ही आते हैं, जो अधिक विनाश का कारण बनते हैं। और ये भूकंप है वो हमने कारण पढ़े थे, उन्हीं कारणों में कुछ कारण आपके और भी है भूकंपीय कारणों में। जैसे आपके एक सिद्धांत है एफ.एस. रीड है, उनका सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनःचलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनःचलन सिद्धांत क्या बोलता है कि कोई वस्तु होती है, रबड़ जैसे होता है रबड़, कि कोई वस्तु है उस पर हमने दबाव डाल दिया, यानी रबड़ है, रबड़ पे हमने दबाव डाल दिया, वो रबड़ संकुचित था, वो फैल गया। क्या हुआ? फैल गया। या किसी रबड़ को हम खींचते हैं तो काफी फैलता है, और जैसे छोड़ते हैं तो जाके वो टकराता है, तो क्या आएगा? कंपन आएगा। वैसे ही हमने चट्टानों पे दबाव हो गया, और दबाव के बाद चट्टानों का जैसे दबाव बढ़ता है तो चट्टानें अपनी पुनः उसी अवस्था में आना चाहती है। तो जब चट्टानें अपनी पुनः उसी अवस्था में आना चाहती है तो वहां पे क्या होगा? कंपन होगा, और उस कंपन से क्या आएगा? भूकंप आएगा। तो प्रत्यास्थ पुनःचलन सिद्धांत है वो रबड़ की भांति कार्य करेगा, और ये एच.एफ. रीड ने रबड़ की प्रतिक्रिया के आधार पर सिद्धांत दिया, और ये भूकंप का प्रमुख कारण माना जाता है, दबाव का हटना, दबाव का लगना। इसके बाद दूसरा सिद्धांत समस्थिति सिद्धांत। समस्थिति सिद्धांत क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें जितनी भी चट्टानें हैं वो सारी चट्टानें हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सभी की, जैसे हम कोई इमारत खड़ी करते हैं तो इमारत खड़ी करने के लिए हमें नींव की आवश्यकता होती है, और नींव मजबूत है तो उतनी ही इमारत ऊपर भी खड़ी कर सकते हैं। उसी प्रकार जितना ऊंचा पर्वतीय भाग है उसका जो आधार है उतना ही मजबूत होगा, उतना ही गहराई में होगा। समस्थिति सिद्धांत एरी, प्राट, डाना, इन विद्वानों ने ये सिद्धांत दिया कि जिसका आधार जितना ऊपर है, जिसका आधार जितना है उतना ही उसका शीर्ष होगा। कभी क्या होता है, आधार समाप्ति होती है तो ऊपरी वाला भाग क्या होता है, या तो नीचे दस जाता है, या उसका ऊपरी भाग जब टूटता है तो निचले वाले भाग में अंतर आएगा, परिणाम स्वरूप क्या आएगा? भूकंप आएगा। भाई ऊपरी भाग अगर किसी कारणवश टूट गया तो निचले भाग पे दबाव हट गया, और दबाव हट गया तो निचला भाग क्या होगा? दबाव हटने से हलचल में आ जाएगा, भूकंप आएगा। तो यह समस्थिति सिद्धांत भी भूकंप का कारण होता है। इसके बाद आपके भूकंपीय कारणों में ही आपका जो सिद्धांत है वो है संकुचन और फैलाव। चट्टानों का या आपके स्थल खंडों का ताप मिलने से फैलाव और ताप हटने से संकुचन, और यह भी भूकंप का कारण बनता है। और इसके अतिरिक्त प्लेट विवर्तनिकी, प्लेटों में परस्पर भ्रंश, टूटना और विस्थापन होना, यह भी इसका कारण बनता है। इसको हम आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे। समस्थिति का जो सिद्धांत है उसका सीधा सा जो आपका हिमालय है उसका निर्माण जो हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है। हिमालय का निर्माण है वो इसी आधार पर हुआ है। तो विद्यार्थियों, आज हमने भूकंप जो है उस भूकंप के द्वारा किस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानते हैं
और भूकंप है वो किन किन प्रभावों को उत्पन्न करता है और भूकंप के जो परिणाम है उन परिणामों में या भूकंप के आने में कौन कौन से कारण जिम्मेदार है वो पढ़ा। अगले वीडियो के माध्यम से हम हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्रोत जाने हैं। प्रत्यक्ष स्रोतों में हमने जाना है भूकंप ज्वालामुखी के माध्यम से और अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने जाना है ताप दाब घनत्व गुरुत्वाकर्षण और उल्का पिंडों के माध्यम से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है और उसमें किस प्रकार का ताप दाब घनत्व और पदार्थों का जो व्यवस्थित रूप है वो पाया जाता है, वो अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।